दोस्तों, एक सवाल पूछता हूँ, सोच कर बताओ। साल 1947 था और भारत अभी आज़ाद ही हुआ था। एक आम आदमी, जो एक टीचर है या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयी है या कोई छोटा बिज़नेसमैन, अपने लिए घर खरीदना हो, तो वो क्या करेगा? बैंक के पास जाएगा लोन लेने के लिए। लेकिन बैंक कहते थे कि घर खरीदना इन्वेस्टी नहीं है, हम होम लोन नहीं दे सकते। मतलब जब तक वो एम्प्लॉयी, वो टीचर रिटायरमेंट पे नहीं जाता, तब तक उसको पीएफ या ग्रेजुटी नहीं मिलती, तब तक वो अपना घर नहीं बना सकता। घर एक सपना है उसके लिए। एक आदमी जिसको ये सोच बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, उसने सोचा क्यों ना एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाऊं जो आम आदमी को उसके सपनों का घर दिला सके, उसका अपना घर। और उसी सपने से पहले बनी इंडिया की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HDFC लिमिटेड। और फिर उसी की बेटी बनी इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक HDFC बैंक। आज 2026 में HDFC बैंक की मार्केट कैप 14 लाख करोड़ से ज्यादा है, 12 करोड़ कस्टमर हैं और लगभग 9,500 से ज्यादा ब्रांचेज हैं, 21,000 से ज्यादा एटीएम है। दुनिया के टॉप 10 बैंकों में ये शामिल है। और ये सब शुरू हुआ था सिर्फ एक इंसान के एक सवाल से। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जे और आप देख रहे हैं DRJ ट्रेडिंग का निफ्टी 50 कंपनी सीरीज। वीडियो नंबर 2। आज की कंपनी है HDFC बैंक। ये सिर्फ एक बैंक की कहानी नहीं है दोस्तों, ये इंडिया के मिडिल क्लास की कहानी है। ये उन करोड़ों लोगों की कहानी है जिनको पहली बार अपना घर मिला, अपना बैंक अकाउंट मिला, अपना क्रेडिट कार्ड मिला। तो सीट बेल्ट बांध लो, चलते हैं 1977 में। वर्ष 1970 का इंडिया। इमरजेंसी खत्म हो चुकी, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, इकोनॉमी टाइट कंट्रोल थी, गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ था, प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत कम जगह थी। और बैंकिंग, वो तो ऑलमोस्ट पूरी तरह गवर्नमेंट के हाथ में थी। SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब नेशनलाइज बैंक थे। एक इंडियन का बैंक एक्सपीरियंस था, लंबी लाइन, स्लो सर्विस और होम लोन वो तो मिलता ही नहीं था। दोस्तों, इस बैकग्राउंड में एक इंसान था, हसमुख भाई पारेख। लोग प्यार से उनको हसमुख भाई कहते थे। सूरत में जिनका जन्म हुआ, वो एक बैंकिंग फैमिली में पैदा हुए, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े। 1936 में इंडिया वापस आए। क्रिकेट तक इंडिया के फाइनेंशियल वर्ल्ड पर काम किया, ICICI के चेयरमैन भी रहे। पर एक चीज उन्हें रात को सोने नहीं देती थी, वो देख रहे थे कि इंडिया में एक आम इंसान, टीचर है चाहे चाहे कोई डॉक्टर है, चाहे कोई सरकारी बाबू है, घर खरीदने के लिए जिंदगी भर सेव करता रहता है। रिटायर होने के बाद जब पीएफ और ग्रेचुटी मिलती है, तब वो जाके खरीद सकता है। ये गलत है, हसमुख भाई सोचते थे। क्योंकि ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया जाए जो लोगों को उनकी जिंदगी के शुरू में ही घर दिलाए, रिटायर होने से पहले। 1977 में 66 साल की उम्र में जब ज्यादातर लोग रिटायर हो चुके होते हैं, हसमुख भाई ने कुछ ऐसा किया जो इंडिया ने पहले नहीं देखा था। उन्होंने लॉन्च की हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HDFC, इंडिया की पहली डेडिकेटेड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, बिना गवर्नमेंट के एक पैसे की मदद के। सोचते हैं एक सेकंड के लिए, 1977 में ये करना कितना बोल्ड डिसीजन रहा होगा। 1978 में पहला होम लोन डिसबर्स किया, इंडिया में हाउसिंग फाइनेंस का जन्म हुआ। एक इंपॉर्टेंट करेक्टर है इस कहानी में, दीपक पारेख, हसमुख बाइक का भतीजा। 34 साल की उम्र में उन्होंने चीज मैनहट्टन बैंक में काम किया, JP मॉर्गन में काम किया। इंडिया में उनके अंकल ने उनको बुलाया तो वो HDFC को ज्वाइन करने के लिए आ गए, क्योंकि उन्होंने भी वही सपना देखा था जो हसमुख भाई ने देखा था। दीपक पारेख ने HDFC को आगे बढ़ाया। 1991 में इंडिया की इकोनॉमिक क्राइसिस में थी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म हो रहे थे, IMF से लोन लेना पड़ रहा था। नरसिम्हा राव सरकार जब PM थे, मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर बने हुए थे, उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को ओपन किया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इस LPG रिफॉर्म का एक हिस्सा ये भी था कि प्राइवेट बैंकिंग को अलाउ किया गया। 1993 में RBI ने अनाउंस किया अब प्राइवेट कंपनी बैंक खोल सकती है। 113 एप्लीकेशन आई थी और HDFC बैंक लिमिटेड की एक एप्लीकेशन थी जो सबसे बेहतरीन थी। और अगस्त 30 1993 में HDFC बैंक को ऑफिशियली RBI का लाइसेंस मिला। पर अब चाहिए था एक CEO, एक ऐसा इंसान जो इंटरनेशनल बैंकिंग का अनुभव रखे और एक वर्ल्ड क्लास बैंक बिल्ड करे। दीपक पारेख की नजर पड़ी आदित्य पुरी पर। आदित्य पुरी, वो सिटी बैंक मलेशिया के हेड थे। एक सक्सेसफुल करियर था, कंफर्टेबल लाइफ थी। पर दीपक पारेख की कॉल आई और इंडिया वापस आ गए एक नया बैंक बनाने के लिए, कुछ ऐसा जो पहले नहीं था। आदित्य पुरी इस बात के लिए मान गए और अपने 3.5 महीने के नोटिस पीरियड में मलेशिया में बैठ के HDFC बैंक का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया। सोच के देखो, कोई इंसान नोटिस पीरियड में है और फिर भी वो काम कर रहा है।
ये होता है जज्बा जो आज एचडीएफसी बैंक को कहां से कहां तक ले गया। अगर हम एचडीएफसी बैंक के कुछ तथ्यों की बात करें तो अगस्त 1994 में इसको लाइसेंस मिला। जनवरी 1995 में पहली ब्रांच ओपन की। फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, उन्होंने पहली ब्रांच का उद्घाटन किया, इनोग्रेशन किया। जो इनिशियल कैपिटल थी वो 100 करोड़ थी। आरबीआई का मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसने एचडीएफसी बैंक को सबसे अलग बनाया। एक एक्सपर्ट की तरह अगर हम सोचें, आदित्य पुरी की स्ट्रेटेजी क्या थी? पहला पिलर, टेक्नोलॉजी फर्स्ट। 1995 में इंडिया में कंप्यूटर भी रेयर थे, एटीएम, इंटरनेट सिर्फ बड़े शहरों में, सिर्फ बड़े बैंक में। आदित्य पुरी ने डिसाइड किया हमारा बैंक टेक्नोलॉजी पर चलेगा। और बैंकिंग सॉफ्टवेयर अडोप्ट किया, रियल टाइम ट्रांजैक्शन पॉसिबल हुए, और फिर एक के बाद एक हिस्टोरिक कदम, हिस्टोरिक फर्स्ट बनते चले गए। इंडिया का पहला बैंक जिसने इंटरनेट बैंकिंग शुरू की वो एचडीएफसी बैंक था। 1999 में इंडिया का पहला इंटरनेशनल डेबिट कार्ड वीजा के साथ पार्टनरशिप में लॉन्च किया। वर्ष 2000 में इंडिया का पहला मोबाइल बैंकिंग सर्विस जिस बैंक ने शुरू की वो एचडीएफसी बैंक। और इंडिया का ऐसा पहला बैंक जिसने 2006 में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट क्यूआईपी लॉन्च किया और 1150 करोड़ रुपए रेज किए। और वर्ष 2014 में इंडिया का पहला बैंक जिसने 10 सेकंड में पर्सनल लोन दिया, फुली डिजिटल, कोई पेपर वर्क नहीं। और अब वर्ष 2017 में एआई चैटबॉट ईवा लॉन्च किया 24/7 आवर कस्टमर सपोर्ट के लिए। ये सब इंडिया में पहली बार हुआ एचडीएफसी बैंक के थ्रू। जब बाकी बैंक सोच रहे थे तो एचडीएफसी बैंक कर रहा था। आदित्यपुर की स्ट्रेटेजी का जो सेकंड पिलर है वो था एसेट क्वालिटी अच्छी रखना। ये एक बोरिंग कॉन्सेप्ट हो सकता है पर एचडीएफसी बैंक का सबसे पावरफुल वेपन यही था, एनपीए, जिनको नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं। मतलब वो लोन जो कस्टमर ने वापस नहीं किए। इंडिया में बहुत सारे बैंक थे जिनका एनपीए बहुत ज्यादा था। तो वर्ष 2018-19 में बहुत बैंकों के एनपीए बढ़ गए थे और पीएसयू बैंकों का तो और भी बुरा हाल था। पर एचडीएफसी बैंक जिसके एनपीए कंसिस्टेंटली कम हो रहे थे, आदित्य पुरी ने एक ही रूल बना के रखा, पहले क्रेडिट क्वालिटी रखो फिर ग्रोथ अपने आप आएगी। और यही कंजर्वेटिव अप्रोच जो बोरिंग लगती थी, यही उनकी एक बोट बन गई जिसने इन्वेस्टर का ट्रस्ट जीता। जो डिपॉजिटर हैं उन्होंने ट्रस्ट किया और एक क्वार्टर के बाद दूसरे क्वार्टर कंपनी प्रॉफिटेबल बनती चली गई। और जो तीसरा पिलर था वो रिटेल बैंकिंग डोमिनेंस। इनिशियली एचडीएफसी बैंक का फोकस कॉर्पोरेट बैंकिंग था, बड़ी कंपनियों के लोन अप्रूव करने थे। पर आदित्य पुरी ने शिफ्ट किया रिटेल पर, आम आदमी के लिए होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, सेविंग अकाउंट, ये सब सुविधाएं। क्योंकि रिटेल में रिस्क स्प्रेड होता है। 1 करोड़ कस्टमर में कुछ डिफॉल्ट करेंगे, बाकी डिपॉजिट करते रहेंगे, बैंक सर्वाइव करता रहेगा। पर अगर 10 बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट डिफॉल्ट करेंगे तो बैंक डूब सकता है। यही स्ट्रेटजी थी। वर्ष 2000 तक एचडीएफसी बैंक का पोर्टफोलियो था जिसमें 50% रिटेलर थे, 50% कॉर्पोरेट थे, एक परफेक्ट बैलेंस। दोस्तों, एचडीएफसी बैंक सिर्फ अपनी ऑर्गेनिक ग्रोथ पर नहीं रुका, उसने स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन भी किए और हर बार एक नया लेवल छुआ। प्लस डिजिटल इनोवेशन में वो हमारा इंडिया का लीडर रहा है। चलते हैं उसकी कुछ माइलस्टोन को डिस्कस करने के लिए। फरवरी 2000 में इंडिया की बैंकिंग हिस्ट्री में उन्होंने टाइम बैंक को मर्ज किया अपने साथ। इंडिया में पहली बार था जब किसी बैंक ने दूसरे बैंक को अपने साथ मर्ज किया हो। द टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की बैंक थी ये, और इंडिया का सबसे बड़ा मीडिया कोग्लोमेरेट की फाइनेंशियल आर्म भी थी। ये इंडिया का पहला मर्जर था जो दो प्राइवेट सेक्टर बैंकों में हुआ। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। इस मर्जर से एचडीएफसी बैंक को मिला टाइम बैंक की रिटेल एसेट, उनकी ब्रांच और उनके कस्टमर। एक ही स्टेप में एचडीएफसी बैंक और बड़ा हो गया। जो सेकंड माइलस्टोन रहा वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग। वर्ष 2001 में एचडीएफसी बैंक ने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर अपना आईपीओ या शेयर लॉन्च किया। और इसका मतलब था अब अमेरिकन इन्वेस्टर थे वो भी एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट कर सकते थे। अगर हम सोचें तो 2001 में ये कितना बड़ा था। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री था और एक इंडियन प्राइवेट बैंक जो सिर्फ 6 साल पहले शुरू हुआ था वो वॉल स्ट्रीट पर लिस्ट हो गई थी। ये एक स्टेटमेंट था दुनिया का, एचडीएफसी बैंक वर्ल्ड क्लास है। और उसके बाद उन्होंने जो नेक्स्ट एक्विजिशन किया, सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब। 100 ऑफ न्यू ब्रांचेज जो पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र में थी वो उनको मिली। अब एचडीएफसी बैंक सिर्फ साउथ और वेस्ट की बैंक नहीं रही थी, वो ऑल ओवर इंडिया हो गई थी। वर्ष 2008 में जब पूरी दुनिया ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में डूब रही थी, एचडीएफसी बैंक ने अपना सबसे बड़ा एक्विजिशन किया। कॉन्फिडेंस देखो,
जब बाकी डरा रहे थे एचडीएफसी बैंक एक्सपेंड कर रहा था। अब बात करते हैं उस चीज की जो एचडीएफसी बैंक को ट्रूली अलग बनाता है, डिजिटल इनोवेशन। ये बैंक कंसिस्टेंटली इंडिया में पहला था टेक्नोलॉजी में, चाहे इंटरनेट बैंकिंग था, चाहे इंटरनेशनल डेबिट कार्ड था, चाहे मोबाइल बैंकिंग थी, चाहे पेज ऐप था, चाहे पर्सनल लोन था, चाहे चैट बोर्ड था, या स्मार्ट बाई प्लेटफॉर्म था, या एक्सप्रेस वे डिजिटल लोन प्रोसेसिंग विद इन ए मिनट मिल रहे थे। अगर हम एक एक्सपर्ट की तरह सोचे, ये जो डिजिटल फर्स्ट थे, ये क्यों इम्पोर्टेंट थे? क्योंकि इंडिया एक डिजिटल हब बन गया था, डिजिटल इनोवेशन हो रही थी, कस्टमर साथ साथ जुड़ रहे थे। जिस कस्टमर ने एच डी एफ सी बैंक का इंटरनेट बैंकिंग यूज किया, वो इजीली दूसरी बैंक कभी नहीं गया। जिसने क्रेडिट कार्ड लिया, वो कनेक्ट रहा। ये स्विचिंग कोस्ट कॉन्सेप्ट था इन्वेस्टिंग में, और एच डी एफ सी बैंक ने हर कस्टमर के लिए क्रिएट किया। आज एच डी एफ सी बैंक के 12 करोड़ कस्टमर में से बहुत सारे ऐसे हैं जो डिकेड से कनेक्टेड हैं और वहां से जाना नहीं चाह रहे, वो लॉयल हैं। दोस्तों, अप्रैल 2022 में एक न्यूज आई जो इंडिया के कॉर्पोरेट वर्ल्ड को झकझोरने वाली थी। एचडीएफसी बैंक, जो एचडीएफसी लिमिटेड की सब्सिडरी थी, मतलब एचडीएफसी लिमिटेड ने एचडीएफसी बैंक को बनाया था, उसने अनाउंस किया वो अपनी पेरेंट कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड को एक्वायर करेगी। मतलब अगर हम एक लैंग्वेज में सोचे तो बेटी ने बाप को खरीद लिया, एचडीएफसी बैंक ने एचडीएफसी लिमिटेड को खरीद लिया। टेक्निकली ये इसे रिवर्स मर्जर कहते हैं, पर इंडिया ने पहले कभी इतनी बड़ी डील नहीं देखी थी। लगभग 40 बिलियन डॉलर की, मतलब 3 लाख करोड़ के लगभग सारी ऑल स्टॉक डील थी। इंडिया की कॉर्पोरेट हिस्ट्री के हिसाब से ये सबसे बड़ी मर्जर एंड एक्विजिशन डील थी। पर सवाल ये है, क्यों किया ये? एच डी एफ सी लिमिटेड अलग थी, एच डी एफ सी बैंक अलग थी, दोनों प्रॉफिटेबल थी, तो मर्जर क्यों करना पड़ा? स्ट्रेटेजिक लॉजिक समझते हैं सिंपली। एच डी एफ सी लिमिटेड के पास था इंडिया का बेस्ट होम लोन पोर्टफोलियो, डिकेड का ट्रस्ट था। एच डी एफ सी बैंक के पास था इंडिया का बेस्ट बैंकिंग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, 6,000 प्लस ब्रांच थी, सेविंग अकाउंट थे, करंट अकाउंट थे, क्रेडिट कार्ड थे, इंश्योरेंस था, पूरा बिजनेस शूट अलग अलग, दोनों पावरफुल थे। और साथ में इमेजिन करो, एक कस्टमर एच डी एफ सी बैंक में सेविंग अकाउंट खोलने आया तो बैंक में उससे होम लोन भी दे सकती है, उसको कार लोन भी दे सकती है, उसको इंश्योरेंस भी कर सकती है, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट भी दे सकती है, सब एक ही जगह। और ये है क्रॉस सेलिंग सिनर्जी, और यही था मर्जर का कोर लॉजिक। ये सिर्फ एक कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शन नहीं था, ये एक सिंबल था, एक सिंबल जो इंडिया की प्राइवेट बैंकिंग इंडस्ट्री कितनी मैच्योर हो गई है उसको रिप्रेजेंट कर रहा था। एक ऐसा सिंबल जिसने फाइनेंशियल मार्केट ग्लोबल स्केल पर compete कर सकती थी, ऐसी कंपनी, ऐसा बैंक को खड़ा कर दिया था आज का एच डी एफ सी बैंक। अब बात करते हैं वो चीज जो आप सबसे ज्यादा सुनना चाहते हैं, शेयर प्राइस और वेल्थ क्रिएशन। दोस्तों, इसका लिस्टिंग प्राइस 40 रुपीज पर शेयर था, 40 रुपए का एक शेयर था 1995 में। अगर मैं इसके स्प्लिट और बोनस को एडजस्ट करूं, 2000 में 120 का हो गया था, लगभग 3 गुना 5 साल में। 2005 में 310, कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग दे रहा था। और 2015 में इसने इस शेयर ने 1000 का माइलस्टोन अचीव किया, और आदित्यपुरी की रिटायरमेंट के बाद ये 1213 रुपए का शेयर हो गया। आज अगर हम देखें और इसका मार्केट कैप 14 लाख करोड़ रुपए है। एक कैलकुलेशन करते हैं जो आपके दिमाग को हिलाएगी। अगर आपने वर्ष 2000 में एच डी एफ सी बैंक का प्राइस जब 120 था, अगर 1,20,000 इन्वेस्ट किए होते तो ये 1000 शेयर खरीदे होते, तो आज 2026 में ये 1 करोड़ रुपए बन गए होते। वो इन्वेस्टमेंट की पावर थी, सिर्फ आपने वो शेयर होल्ड करने थे। अगर मैं इसको देखूं तो लगभग 25-26 साल में बैंक ने लोगों को इतना वेल्थी बनाया। ये पावर है इक्विटी इन्वेस्टिंग की, इन्वेस्ट करने की, इन्वेस्टिंग में रहने की। दोस्तों, जो नए सीईओ हैं, शशिधर जगदीशन, जो 1996 से एच डी एफ सी बैंक में है, उनका फोकस 3 चीजों पर है। पहला, ब्रांच एक्सपेंशन, दूसरा एआई एंड हाइपर पर्सनलाइजेशन, और तीसरा मर्जर सिनर्जीज। 1970 में हमसुख भाई पारेख ने एक सवाल पूछा था, क्यों ना हर इंडियन को उनका घर मिलने रिटायरमेंट से पहले। आज 2026 में एच डी एफ सी बैंक के करोड़ों कस्टमर हैं जिनके पास घर भी है, बैंक अकाउंट भी है, क्रेडिट कार्ड भी है, इंश्योरेंस भी है, एक पूरी फाइनेंशियल लाइफ है एक बैंक के साथ। 47 साल के सफर में एक सवाल से 14 लाख करोड़ रुपए तक का सफर एच डी एफ सी बैंक ने तय किया है। और दोस्तों, अगली वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी 50 कंपनी सीरीज की तीसरी वीडियो, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। कैसे एक टाटा कंपनी ने अमेरिका, यूरोप और दुनिया भर में आईटी रिवोल्यूशन की, और कैसे एक इंडियन कंपनी फॉर्च्यून 500 में आई
वो देखेंगे अगली वीडियो में। तो सब्सक्राइब करो, बेल बटन दबाओ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।